नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्रो ज्ञान टॉक। दोस्तों, आज हम खड़े हैं वाराणसी में और वाराणसी में बीएचयू में खड़े हैं और बीएचयू महामना की बगिया शिक्षा का वह केंद्र जिसने हजारों की संख्या में विद्वान दिए हैं, वैज्ञानिक दिए हैं, लेखक दिए हैं, कलाकार दिए हैं। कोई गिनती नहीं है कि इस बीएचयू ने कितने ऐसे अनगिनत हीरे दिए हैं। आज हम एक ऐसे ही महामना की बगिया के एक ऐसे हीरे से मिलने जा रहे हैं, मुलाकात करने जा रहे हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है काशियाना। बड़ा सुखद अनुभव होता है जब आप किसी किताब के लेखक से रूबरू होते हैं और साथ में वो आपसे चर्चा करते हैं कि इस किताब के बारे में। तो हम उन्हीं से मिलते हैं और जानेंगे उनकी ही कहानी। तो चलिए मिलते हैं और सुनते हैं काशियाना के बारे में। काशियाना कैसे लिखी गई, उसकी क्या प्रेरणा रही और उनकी भी कहानी जानेंगे उनकी ही ज़ुबानी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल पे। सबसे पहले आपका एक इंट्रो, आपका एक छोटा सा परिचय हमारे व्यूअर्स को आप बताइए। सबसे पहले तो नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। और ये अच्छा लग रहा है आपको भी देखते हुए कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, नए नए लोगों को मंच दे रहे हैं, लोगों से मुखातिब करा रहे हैं, तो धन्यवाद के पात्र आप भी हैं। अब मेरा इंट्रो ये है कि मेरा नाम ओम प्रकाश राय यायावर के नाम से ही मैं लिखता हूँ और लिखता हूँ। एक लेखक का परिचय यही है कि मैं लिखता हूँ। एक लेखक और पत्रकार का परिचय इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बिहार से ही हुई है। मैं बिहार के आरा का रहने वाला हूँ और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी वहाँ पे है, चर्चित है। उसी विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा हूँ। तो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मेरी वहीं से रही है, बिहार से। उसके बाद मैं बनारस चला आया और ये बनारस आना एक तरीके से आकस्मिक ही था। वो कोई ख़ास प्लान्ड नहीं था, बस चले आए यहाँ किसी तरीके से खींचे हुए। अब बीएचयू में आगे पढ़ने लगे? हाँ, बीएचयू में मैं पढ़ने ही आया था और मैं लिखता पहले भी था। ऐसा नहीं कि बीएचयू में आके ही। वो जो एक मेरी पहली किताब थी वो आधे से ज़्यादा मैंने अपने गांव में ही लिखी थी। फिर जब मैं यहाँ आया तो उस किताब को मैंने पूरा किया। फिर उसके बाद मैं यहाँ के पृष्ठभूमि पे, चूँकि मैंने अच्छे से देख लिया था, अवलोकन किया था बीएचयू और मुझे बहुत पसंद आया था और मैंने काफ़ी घुमाकड़ी की थी। तो मैंने ये चीज़ देखा था कि अब तक जो मैंने देखा था, बनारस जैसे जगह बहुत मुश्किल से कभी कभार कहीं मिल जाए, नज़र नहीं आते हैं। ये बेमिसाल जगह है, बेजोड़। तो मुझे बहुत आकृष्ट किया बनारस ने। और फिर मैंने सोचा कि इस पृष्ठभूमि पे कोई कहानी होनी चाहिए। मैंने यहाँ से पढ़ाई भी की थी, तो मैंने उसी पृष्ठभूमि को रखते हुए वो जो काशीटेल उपन्यास है वो मैंने रचा। जो वो एज था कि नहीं, मुझे अभी इस उम्र से मैंने सोच लिया कि लिखना है और ये मेरे प्रेरणा है, ऐसा वो कौन सा पल था आपके लिए? इसके लिए काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। वो तमाम चीज़ें, वो जो खालीपन, एकाकीपन, वो जो एकांत और प्रकृति को मैं शुरू से महसूस करता था। वो उसकी हल्की भी संवेदनाएं मुझे झकझोरती थी। तो प्रकृति से काफ़ी जुड़ाव था। और फिर धीरे धीरे मैं लिखने की कोशिश करने लगा। चूँकि लिखने के पहले मैंने काफ़ी पढ़ा था, तो मैंने देखा कि जब इतना पढ़े हैं तो कुछ लिखें। और मैं काफ़ी समय तक कल्पना की दुनिया में रहता था, जीता था। तो एक लेखक के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो ये है, उसका दाना पानी यही है कि वो कितने समय तक अपनी दुनिया में रहता है, अपनी कल्पना की दुनिया में। एक लेखक ऐसा जीव है जो 24 घंटे लेखक रहता है। लेखक जैसे एक दुकानदार है, वो कुछ देर के लिए दुकानदार बनता है, फिर घर पे जाता है तो दूसरा चीज़। लेकिन लेखक के साथ नहीं है। लेखक 24 घंटे वह कितना खाली रहता है, कितनी कल्पना की दुनिया में रहता है, इस पर डिपेंड करता है, इस पर निर्भर करता है लिखना। ऐसा नहीं है कि आप, ये क्लरिकल जॉब नहीं है कि आप 1 घंटे बैठ गए, हर रोज़ टाइम निर्धारित कर लिया, इस टाइम पे बैठ के मुझे ये कर लेना है। ऐसे लेखन नहीं हो सकता है। आपको हमेशा भाव में रहना है, महसूस करना है, और तब आपके पास शब्द भी और भाव भी, फिर आप उसको अपने लेखनी में उतार सकते हैं, डाल सकते हैं। ऐसे होता है। आपके सबसे पसंदीदा लेखकों में से कौन है? अच्छा, एक और चीज़ आपको हम बताना भूल गए। दरअसल हम एकदम सुदूर गांव में, मतलब गांव में ही रहते थे।
घनघोर कहिए, और बाहरी दुनिया से वो कटा हुआ मैं खुद। तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी थी, तो वहाँ पे किताबें बहुत थी, और वो किताबें मैक्सिमम साहित्य की किताबें थी। तो इस चीज़ ने भी मुझे बहुत प्रभावित किया। तो उन दिनों मैं पुराने लेखकों को, जैसे कन्हैया लाल, माणिकलाल मुंशी मुझे याद आ रहे हैं, मैं उनकी कई किताबें पढ़ा था। फिर ये प्रेमचंद को तो मैं बचपन से पसंद करता था, इन्हें मैंने खूब पढ़ा, क्योंकि बड़े सहज सरल और भावप्रवण कहानियाँ होती थी, जो भी मिल जाते थे लाइब्रेरी में। मैं लेखक के नाम से नहीं, क्योंकि मुझे तब इतनी जानकारी नहीं थी कि ये कौन से लेखक हैं, इन्होंने क्या बड़ा काम किया है, ऐसा कुछ नहीं था। बस जो किताबें मिल जाती थी मैं वो पढ़ लेता था। उस दरमियान मैंने बांग्ला लेखकों को बहुत पढ़ा, उनकी जो हिंदी में अनुवादित किताबें थी वो मैंने जम के पढ़ा। समरेश बसु और कितने नाम थे मुझे अभी भी याद आते हैं। शरत को मैंने सबसे ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि वो एक हम किशोरपन के दहलीज पे थे, तो शरत की भावुकता मुझे बहुत पसंद थी, उनके प्लॉट, और मतलब शरत को मैंने खूब पढ़ा। मुझे लगता है कि शायद ही कुछ बचा होगा जो मैंने शरत का नहीं पढ़ा। तो शरत को, प्रेमचंद को, बाद के दिनों में जब आदमी विचारों की तरफ ज़्यादा आकृष्ट होने लगता है, तो तब के दौर में मुझे आर.के. नारायण अचानक से पसंद आने लगे, क्योंकि आर.के. नारायण के लेखन में एक मनोविज्ञान है और बहुत ज़्यादा विचार मूलक नहीं है, बड़ी हल्की चीज़ें हैं। मैं थके हारे भी कभी आता हूँ तो उनकी लिखी चीज़ों को 2-4 पेज ऐसे ही पढ़ जाता हूँ, और बड़ा सुंदर सचित्र वर्णन, लगता है कि सारी चीज़ें आंखों के सामने चलने लगी हैं, रिफ्रेशमेंट जैसा फील होता है। हाँ, अद्भुत, कोई थकान नहीं है, दिमाग पे कोई जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। मालगुडी डेज, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, स्वामी का कैरेक्टर तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर बचपन मैंने ना आज तक कभी पढ़ा है और ना कहीं देखा है। तो ऐसे धीरे फिर कुछ लोकप्रिय साहित्य के लेखकों को भी मैंने पढ़ा था, जैसे गुलशन नंदा की कुछ किताबें मैंने पढ़ी थी, जो मुझे अभी भी इस मूड में भी, इस अवस्था में भी, जबकि मैं गंभीर विचारमूलक किताबों को खूब पढ़ता हूँ, ज़्यादा पढ़ता हूँ, लेकिन वो अभी भी मुझे उतने ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें एक सहजता है, एक जुड़ाव है, वो आपको एक खींच के सुदूर कल्पना की दुनिया में ले जाते हैं। हम बात करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि राय साहब का जो हिंदी साहित्य में जो रुचि है और ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया है हिंदी साहित्य से जुड़े रहने का। राय साहब, ये बताइए कि पहले की जो हिंदी साहित्य थी आपने पढ़ी, और आज की हिंदी साहित्य जो नए आधुनिक युग की हिंदी है, उसे आप कितना बेहतर देखते हैं, आज की कि पहले की? नहीं, अब एक बात तो है कि समय के साथ साहित्य भी बदलता है, बाज़ार के साथ साहित्य भी बदलता है, तो पहले में और अब में फ़र्क तो है। एक फुहड़पन, एक अश्लीलता, एक भोंडापन, ये चीज़ें इतनी नहीं थी पहले। मतलब कि ओपननेस के नाम पे, खुलापन के नाम पे आप सारे लिमिट क्रॉस कर जा रहे हैं। साहित्य ये नहीं है कि हमने जो देखा उसको उसी शब्दों में, उसी भाव में व्यक्त कर दिया, ये साहित्य नहीं है। फिर उसमें आपका मतलब आपकी कलाकारी या आप जो लेखक हैं, तो वो आपका योगदान क्या रहा जब आप हूबहू चीज़ों को देख के ही पोर्ट्रे कर दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहले वो चीज़ें जो आपने प्लॉट या जो भाव, जो संवेदनाएं जो आपने महसूस की, उसको एक लंबे समय तक पकने देना चाहिए, और फिर उसको एक सुंदर, जैसे तराशे हुए रूप में उस चीज़ को सामने लाना चाहिए अच्छे। ताकि सबसे बड़ी बात है कि साहित्य में सौंदर्य का होना ज़रूरी है। साहित्य नहीं, हर चीज़ में, संसार में भी, व्यक्ति की नज़रों में भी सौंदर्य के बगैर सब कुछ अधूरा है। आप बहुत कष्टप्रद बातें भी, बहुत द्रवित करने वाली चीज़ों को भी जब उसमें सौंदर्य भर के रखेंगे, सौंदर्य का उसमें पुट होगा, तो उसकी खूबसूरती एक अलग होती है। और ये चीज़ वास्तविकता के नाम पे आप ऐसी नग्नता, मतलब एक हद तक तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो उबाऊ, इसलिए लोग भागने लगे, अचानक से साहित्य से लोग दूर होने लगे। आपने गौर किया है, फिल्में हमारे यहाँ मुख्य धारा में है, हमारे यहाँ क्रिकेट मुख्य धारा में है, हमारे यहाँ राजनीति मुख्य धारा में है, लेकिन हमारे यहाँ साहित्य कभी मुख्य धारा में नहीं रहा। किसी ने ये इस पे
विचार नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ। हम नहीं देखते हैं कि कभी किसी चौराहे पे खड़े होकर 2-4 लोग साहित्यकारों की बात कर रहे हों या कोई जो बातें हो रही है उसमें उनके उदाहरणों को प्रस्तुत कर रहे हों। जैसे कि विदेशों में होता है, अक्सर 2-4 लोग कहीं खड़े होते हैं तो वो टॉल्स्टॉय को या दूसरे लोगों को, डिकेंस को, उनका नाम डालेंगे, उनके कोटेशंस को। लेकिन हमारे यहाँ ये आम चलन में है ही नहीं, क्योंकि साहित्य एक अलग सिरे पे खड़ा रहा और समाज एक दूसरे सिरे पे, दोनों के बीच में एक हमेशा दूरी बनी रही, खाई हमेशा बनी रही, कभी उसका मेल नहीं हो पाया। साहित्य में आपने बताया कि सौंदर्यता का होना बहुत ज़रूरी है। सौंदर्यता के साथ प्रेम कहानी का भी आप कितना योगदान मानते हैं? देखिए, प्रेम पे तो मैं जल्दी बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ये हल्की चीज़ नहीं है, यह दुनिया की सबसे कठिनतम चीज़ है और श्रेष्ठतर भी। तो प्रेम का बड़ा अलग महत्व है, ज़रूरी है, हर जगह प्रेम ज़रूरी है। प्रेम के बगैर, जैसे जीवन और मृत्यु, इन दोनों के बीच में अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। लेकिन हमने इस शब्द को इतना हल्का, इतना काम चलाऊं, मतलब छिछोरे तरीके से इस शब्द को हमने इतना बदनाम किया। हर जगह प्रेम, मुझे इनसे प्रेम है, मुझे इस काम से, ऐसा होता नहीं है। इतना प्रेम, और हमारे साहित्य में, हमारे पुराणों में आप हर जगह देखेंगे सिर्फ प्रेम ही प्रेम। लेकिन जितना आपको प्रेम उन साहित्यों में, उन सब चीज़ों में दिख रहा है पर्दे पे, हमारे समाज में उतना ही ये कम होता जा रहा है, उतना ही घटता जा रहा है। ये अजीब, मतलब विडंबना है। तो मैं कहूँगा कि साहित्य में या हर जगह प्रेम का एक स्पेस है, और आप चाहें या ना चाहें तो भी प्रेम के बगैर इस सृष्टि का कोई वजूद ही नहीं है। फिर साहित्य उससे इतर नहीं है।